नमस्कार देशवासियों, नमस्कार दिल्ली वासियों। एक इतिहासकार हूं मैं और आपको कुछ इतिहास बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि कब इतिहास अपने को दोहरा दे, और वो भी निरंकुश लोगों के द्वारा, इनके लिए जानों की कोई परवाह नहीं, ये आपको याद रखना चाहिए। क्या आप भूल गए हैं 31 अक्टूबर 1984, जिस दिन शाम को दिल्ली के अंदर सिखों का कत्लेआम चला था, आगजनी चली थी, लूट चली थी, और 5 दिन तक यह नंगा नाच दिल्ली में होता रहा था। मुझे याद है, क्योंकि मैंने इसको अपनी आंखों से देखा। मेरे परिवार दोनों तरफ थे, मैंने देखा, महसूस किया, छटपटाया, और क्या जवाब आया प्रधानमंत्री की तरफ से, जिसे रातों रात प्रधानमंत्री बना दिया गया था, कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती ही है। तो अब ये कब पेड़ गिराएंगे और किस धरती को हिलवाएंगे दोबारा? क्योंकि उस पेड़ के गिरने के ऊपर भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं, और उन प्रश्न चिन्हों को मैं आपके सामने उठा रहा हूं। धवन इंदिरा गांधी से ठीक पीछे चल रहे थे, उनको कोई गोली नहीं लगी, गोलियां इधर उधर चली गई। वो जो फिल्म प्रोड्यूसर उस दिन फिल्म बना रहा था, उसका समय जो है 9 से बढ़ा करके 9:30 क्यों किया गया था? और जब सतवंत और बेअंत सिंह ने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, तो उनको गोलियां क्यों मारी गई थी? इंदिरा गांधी को घायल अवस्था में मेडिकल इंस्टीट्यूट कौन लेके गया था? और बातें यही नहीं खत्म होती। दुनिया के किसी भी देश में जब कत्ल का मुकदमा चलता है, तो जिसने उस कत्ल को आंखों से देखा होता है, उसको गवाह के तौर पे कोर्ट में लाया जाता है। क्या धवन की गवाही ली गई? क्यों नहीं ली गई? मुझे तो पीएन लेखी जी ने खुद बताई ये बात, कि उन्होंने बहुत कोशिश कर ली न्यायालय के अंदर कि धवन को विटनेस स्टैंड में लाया जाए, लेकिन इनकी न्यायपालिका ने, माय लॉर्ड कहने वालों ने, वो अनुमति नहीं दी। उस प्रोड्यूसर को, शायद हैरी नाम था उसका, उसकी गवाही क्यों नहीं कराई गई? उसने भी तो सब कुछ देखा था, उसने भी तो फिल्म बनाई थी। तो क्या इंदिरा गांधी को बेअंत और सतवंत ने मारा था? अरे ये तो सिर्फ मोहरे थे, असली साजिशकर्ता तो कुछ और थे, जिनके नाम कभी सामने नहीं लाने दिए गए। और ये बात केवल इंदिरा गांधी के कत्ल से नहीं रुकती, राजीव गांधी पे आ जाइए। सारे कांग्रेसी नेता बड़े आतुर रहते हैं
कि अपने नेता के इर्द गिर्द खड़े रहे। जिस दिन उस पे वो क्या नाम था, धन्नू 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 नाम था शायद, कलावनी, वो जो खुद बम्बर बन के आई थी और राहुल गांधी के पास आके खुद अपना बटन दबा दिया था बम का। उस दिन एक भी कांग्रेस का नेता राहुल के बराबर में नहीं खड़ा हुआ था। चिदम्बरम साहब जरा जवाब दीजिए, उस दिन तमिलनाडु का कोई कांग्रेसी नेता क्यों उनके पास नहीं था? और उसके बाद वो वन आइड जैक, जिसको हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने घेर लिया था, जो कि असली कॉन्स्पिरेटर थे उसमें। और मैं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों की क्षमता को कभी इतना कम नहीं मानता कि अगर उन्होंने उसे घेर लिया था तो उसको गिरफ्तार ना कर पाते। कई सूत्रों से यह बात सामने आई कि इंटेलिजेंस एजेंसियों को दिल्ली से यह आदेश मिला कि इनको पता लग जाने दो कि ये घिर गए हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों वालों ने समझा शायद आत्मसमर्पण उनका कराने के लिए ये उनको पता लगना जरूरी है, लेकिन असली कहानी कुछ और थी। असली कहानी थी उन्हें बता देना कि तुम गिर रहे हो और नहीं बचोगे। तो उन लोगों ने साइनाइड खाकर, जहर खाकर आत्महत्या कर ली। अब कहानी यही खत्म नहीं होती। आपको याद है जब चंद्रशेखर सरकार चल रही थी, कांग्रेस को उसका समर्थन था, डीएमके को उसका समर्थन था। और जब डीएमके का नाम इसमें आना शुरू हुआ तो सोनिया गांधी ने चंद्रशेखर की सरकार गिरवा दी थी, डीएमके के साथ हम नहीं जाएंगे। बड़ी अच्छी बात की। लेकिन बाद में क्या हुआ? उसी डीएमके को मिलाकर अपने साथ यूपीए की सरकार बनवाई, मनमोहन सिंह की सरकार बनवाई। और आज भी उसी डीएमके के साथ कांग्रेस राजीव गांधी खड़ी हुई है चुनाव के अंदर। तो ये क्या कहानी है भाई? जरा सोचिए। इस पार्टी का तो इतिहास ही है। जहां 84 में इन्होंने सिखों के कत्ल कराए, उससे पहले मत भूलिए कि इन्होंने तुर्कमान गेट पे भी गोलियां चलवाई थी। उससे पहले चले जाइए, 1966 में इन्होंने गौ हत्या का विरोध कर रहे साधुओं के ऊपर भी गोलियां चलवाई थी। यह है इस पार्टी का इतिहास। क्योंकि अपनी सत्ता पाने के लिए, अपनी सत्ता का उपभोग करने के लिए यह दल कुछ भी कर सकता है और आज भी कर रहा है। वो ढपली बजा बजा कर जो गा रहे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे टुकड़े होंगे, कांग्रेसी उनका साथ ही नहीं देते, बल्कि आज पूर्वी दिल्ली की सीट से उसे संसद में ले जाने का सपना देख रहे हैं। कश्मीर में कातिल को, यासिन मलिक को, आतंकी को, पृथकतावादी को इन्होंने अपने सर पे उठा के रखा। इनका दिग्विजय सिंह रोज जाकिर नायक का गान गाता,
मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की मदद मांगता है, और आज भी ये किनके साथ गठबंधन बनाए खड़े हैं? उस फारूक अब्दुल्ला के साथ, महबूबा के साथ, जो भारत में पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं, कश्मीर के नहीं है। तो क्या आप इनको वोट डालेंगे? अभी तो सरकार नहीं बनी, बजट नहीं आया, और एडवर्टीजमेंट बना दिए कि 1 लाख रुपए बांट दिए महिलाओं के अंदर। जरा देखिए, कांग्रेस हमें 1 लाख देने लगी। अरे कांग्रेस हमें एडवर्टीजमेंट बना दिए कि मिठाई का डब्बा आ गया, 24 जून को नौकरी लग जाएगी, 4 जून को। कैसे बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आज का युवा, आज की हमारी महिला शक्ति, आज के हमारे बुजुर्ग असलियत जानते हैं। आज जब देश विश्व के अंदर, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व हो, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था हो, चाहे हमारा मान हो, चाहे हमारी सैन्य शक्ति हो, उसके ऊपर खड़ा हुआ है, तो ये चीन से संधि करने वाला राहुल गांधी, जिसकी धाराएं तक ये आपको नहीं बता सकता। आपको तो क्या, अपने कांग्रेसियों को नहीं बता सकता, जिसकी सभाओं में अमेरिका में सोरोस के मैनेजर बैठते हैं, जिसकी पद यात्रा में सोरोस के मैनेजर आते हैं, जिसकी मीटिंगों में खालिस्तानी तक आते हैं, और साठगांठ किससे करता है? उस केजरीवाल से, जिसका चंदा खालिस्तानियों के डॉलर आते हैं। जागिए, सोचिए। खाली बिजली मुफ्त हो जाने से या पानी मुफ्त हो जाने से जिंदगी नहीं बनती। उस गुलामी की मानसिकता से निकलिए। खाने को तो अंग्रेजों के समय में भी मिलता था, मुगलों के समय में भी मिलता था। क्या जी सकते थे आप? सिर उठा के जी सकते थे आप? देश की महिलाएं हमारी इतनी स्वाभिमानी है, ये समझता है कि केवल बस की टिकट मुफ्त कर देने से उनका स्वाभिमान खरीद लेगा। अरे इस देश के अंदर माताएं अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए बर्तन तक मांजती हैं दूसरे घरों के। माता पिता बच्चों की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। तो ये राजनीतिज्ञ, ये सिर्फ बहकाते हैं, बहकाते हैं, बहकाते हैं। जागो देशवासियों, जागो। हो सकता है आपका विरोध हो राजनीतिक तौर पे पार्टी से, लेकिन आज मेरा अपना स्वार्थ या मेरे इलाके का स्वार्थ या प्रदेश का स्वार्थ या किसी पार्टी का स्वार्थ, उस सबसे ऊपर बढ़कर देश का स्वार्थ है। अगर देश पे प्रभाव उल्टा पड़ता है तो क्या आप उससे बच सकते हैं? महंगाई की बात करते हैं। विश्व के अंदर कोविड के बाद जो हुआ, आज भी भारत में उसका सबसे कम प्रभाव पड़ा। भारत पहली अर्थव्यवस्था है जो उससे बाहर निकल करके आया। और महंगाई की तुलना आप यूरोप से कर लीजिए, अमेरिका से कर लीजिए, लैटिन अमेरिका से कर लीजिए, अफ्रीका से कर लीजिए, और देखिए भारत के अंदर क्या है। अरे ये मोदी सरकार है, ये मोदी है
जिसने अमेरिका की धमकियों को ना मान करके रूस और ईरान से तेल खरीदा। नहीं तो आज भारत में भी पेट्रोल की कीमत वही होती जो पाकिस्तान के अंदर है। उसको कोई नहीं देखेगा। किसी धमकी को नहीं माना अमेरिका की भारत ने, और ना मानेगा। क्योंकि आज हम पे एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो मौनी बाबा नहीं है, जो हाथ जोड़ के नहीं खड़ा हो जाता, जो आंखों में आंखें मिला के देखता है। आज इस देश को वो प्रधानमंत्री चाहिए जो सर्वांगीण हर क्षेत्र में देश को आगे ले जा सके, ना कि ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी लफाजी और भाषण सुन के आप हंसते हैं। आपको टूटी चोर नहीं चाहिए, आपको शराब घुटाले वाले नहीं चाहिए। अभी तो न जाने और कितने कितने घुटाले होंगे। क्या आपको ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो विदेशों में जाके आज भी ये कहता है कि भारत नाम का कोई देश नहीं था, भारत तो 1947 में बना, ये तो सिर्फ एक संघ है। सोचिए और फिर सोच करके अपना निर्णय लीजिए। मैं आपसे वोट मांग रहा हूं नरेंद्र मोदी के लिए, इस देश के लिए, इस देश को सशक्त बनाने के लिए, आपके विकास के लिए, देश के विकास के लिए। आपका और देश का विकास जुड़ा हुआ है। आप अपने विकास को और देश के विकास को अलग करके नहीं देख सकते। देश बढ़ेगा तो आप आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। यह इतिहास बताता है। नहीं, हम पे तो बहुत सोना चांदी थी, बहुत भव्य मंदिर हमने बनवाए थे, लेकिन हमने देश को एक नहीं किया था, तो हम लुटते गए, गुलाम बनते गए। क्या फिर ऐसा होने देंगे? क्या फिर गुलाम बनेंगे? जागो भारतवासियों, जागो। जय हिंद।